अब जबकि हम अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, तो सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कोविड सेफ रहना चाहिए। पहला काम, अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा बार धोएं। दूसरा काम, जहां आप दूरी बनाकर रख सकते हैं, वहां बनाकर रखें। तीसरा काम, कोविड सेफ ऐप के साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने वाले लाखों ऑस्ट्रेलिया वासियों के साथ जुड़ें। और अगर आप सर्दी जुकाम या फ्लू जैसे लक्षणों के साथ बीमार महसूस कर रहे हैं, तो अपने घर पर रहें और डॉक्टर से जांच करवाने के बारे में बात करें। साथ मिलकर हम दूसरी लहर के खतरे को कम कर सकते हैं। सभी को कोविड मुक्त रहने दें और ये 3 काम करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैनबरा द्वारा प्राधिकृत। क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती? तुम्हारी कसम, मैंने अपने हाथ को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये माना ही नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हाय ऑस्ट्रेलिया, दिस इज सोनाक्षी सिन्हा। यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनपसंद। हाँ, चमक छल्लो छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी सबसे ज्यादा मनपसंद आरजे इन्फोमेनियक नेहा इन नेहा की बातें। तो मंगलवार की सुबह के 10 बज चुके हैं, सुबह हो चुकी है, सूरज चढ़ आया है और चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मानसी वच्छानी। जी हाँ, मानसी जी आज एक बार फिर आ गई हैं हमारे पास हमसे बातें करने के लिए, अपना ज्ञान का भंडार उलेटने के लिए और हमें बताने के लिए कि हमें क्या और कैसे करना चाहिए। तो चाय तो है लेकिन पकौड़े नहीं है, और उसको सोच के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर पकौड़े भी होते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मुझे लग रहा है गुस्सा जो एक ऐसा टर्म है जो हमें बहुत जल्दी आने लग गया है। जब देखो हम जो बात करते हैं उसमें हमें गुस्सा आता है। हमसे कोई ढंग से बात नहीं कर पाता है तो हमें गुस्सा आता है, ईमेल नहीं जा रही है तो गुस्सा आ रहा है, अगर वाईफाई नहीं चल रहा है तो गुस्सा आ रहा है, टेक्स्ट डिलीट हो गया तो गुस्सा आ रहा है, सब्जी बनने में देर हो गई, खाना नहीं खा पाए। मतलब हर चीज में ये वर्ड जो है, ये सेंटेंस जो है, ये इतना कॉमन हो गया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, 3-4 साल के बच्चों के मुंह से भी मैंने सुना है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जबकि उन्हें मतलब भी नहीं पता होगा गुस्सा क्या होता है। सो आज हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं और इतना स्ट्रेस्ड आउट हैं कि हमें गुस्सा आता रहता है हर वक्त। तो आज हम मानसी जी से यही जानेंगे कि क्या कर सकते हैं हम अपनी जिंदगी में कि वो जो एंगर है, वो जो गुस्सा है, उसको हम कंट्रोल कर लें। सो मानसी जी आ चुकी है। हाय मानसी, आर यू देयर? हाय नेहा जी। So thank you for coming to the show, and आज मानसी जी हमें बताएंगी कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। So मानसी, first of all, how are you today? I am absolutely good. आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप भी चाय की चुस्कियां लेते हुए बातचीत कर रहे होंगे। सुबह सुबह चाय और सूरज का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ऑसम होता है। तो बताइए मानसी जी, कैसा चल रहा है आपका दिन, कैसे चल रहा है आपका कोरोना का टाइम? पहले तो हम जरा 1 मिनट ये डिस्कशन करें। अच्छा चल रहा है काम और कोरोना बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई इशू नहीं है। हालांकि मेलबर्न में वापस से लॉकडाउन हो गया है, लेकिन मैं जिलोंग में रहती हूँ तो हम लोग अभी सिक्योर एरिया में हैं और हमारे यहाँ पे आज सच कोई लॉकडाउन है नहीं, और भगवान करे ना ही हो। तो हाँ, भगवान बिल्कुल करे कि पूरे वर्ल्ड से ये लॉकडाउन का जो नाम है ना, नामो निशान, ये बिल्कुल मिट जाए, खत्म हो जाए। याद नहीं रहे हमें कि ये लॉकडाउन था, इतना ज्यादा हमारा खून चूस लिया लॉकडाउन ने। बट एनीवे मानसी, तो आजकल जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, लोगों को बहुत अंदर गुस्सा भर गया है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो आप हमें कुछ बताएंगी प्लीज कि एक तो ये गुस्सा इतना आता है, उसको कंट्रोल करना, मतलब ये बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। तो आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? मैं एक छोटी सी कहावत से शुरू करूंगी। मैंने ये कुछ टाइम पहले पढ़ी थी कहीं पे। किसी ने कहा है, माचिस की तिल्ली पहले किसी और चीज को जलाने से खुद पहले जलती है, उसके बाद वो किसी और चीज को जला सकती है। उसी तरह से हमारा गुस्सा भी पहले किसी और चीज को या किसी और इंसान को तकलीफ पहुंचाने से पहले वो हमें खुद को तकलीफ पहुंचाता है। हालांकि हमें इस चीज की रियलाइजेशन बाद में होती है, क्योंकि उस टाइम वो मोमेंट ऐसा होता है कि उस टाइम तो बस वो बहस, गुस्सा, वही सब निकल रहा होता है। लेकिन जब हम बाद में बैठते हैं, आराम से सोचते हैं,
उसके बारे में बात करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि या तो हमने बहुत गलत बोल दिया या सामने वाले ने बहुत गलत बोल दिया, और वो उस टाइम पे जरूरी नहीं था कि वो होना चाहिए था, और उस टाइम हमें और तकलीफ होती है। तो आप क्या इस बात से सहमत कर पाएंगे? आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी... मैं तो 100% अग्री करूंगी इस बात से। मेरे साथ तो और भी फनी सिचुएशन हुए हैं जिसमें गुस्सा भी हो गया, लड़ाई भी हो गई, और लड़ाई के आधे घंटे बाद मुझे याद आया, अरे ये भी बोल देती। अच्छा। तो मेरा तो सिचुएशन ही अलग है, बट हाँ ऑफ कोर्स, और अननेसेसरी भी कई बार हो जाता है, और ऑफ कोर्स बहुत रिग्रेट भी होता है कि कोई स्टूपिड सी बात पे झगड़ा हो जाता है या गुस्सा आ जाता है। सो यस, डेफिनेटली मेरे साथ हुआ है। आई एम वन ऑफ दोस। तो जब मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रही थी अभी नेहा जी, तो आप उसमें कह रहे थे कि हर छोटी बात पे गुस्सा आता है, चाय के साथ पकौड़े नहीं है तो गुस्सा आता है। तो मैं इसी को थोड़ा सा ना हाईलाइट करना चाहूंगी। हम आज थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़े थोड़े बिलीव्स को तोड़ते हैं, तोड़ते चलेंगे और सिंप्लीफाई करते चलेंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि गुस्सा आता है कि हम गुस्सा करते हैं? देखिए, समटाइम्स तो आता है, और बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि हम खुद करते हैं। सो आई थिंक आई विल गो विद बोथ। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि गुस्सा आता है, तो वो तो फिर आपको आपके सीनियर्स के सामने भी आना चाहिए, आपके बॉस के सामने भी आना चाहिए। आपके बॉस कभी कभी आपको जरा सा, आपको कोई काम डिले हो जाए या कोई काम प्रॉपरली ना हो, वो बोल देते हैं कुछ दो बातें बोल देते हैं, जरूरी नहीं है वो आपको ह्यूमिलेट ही करें, लेकिन कुछ दो बातें बोल देते हैं, तो आपको वहां पे भी गुस्सा आना चाहिए। उस टाइम आप क्या करते हैं? एक नॉर्मल इंसान की तरह गुस्सा आता है, लेकिन उसको पी जाते हैं। यही कर सकते हैं बस। तो और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वो जो आता है वो एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है। वो उस टाइम हम भावनाओं में बह जाते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन वो आपके मन में जैसे आपको हैप्पीनेस होती है, ग्रीफ होता है, सैडनेस होती है, उसी तरह आपको ये एक इमोशन है जो आपको उस टाइम आता है। आप उसको, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन गुस्सा करना और ना करना वो आपके कंट्रोल में होता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि जब आपको बॉस के सामने आता है तो आप उसको पी जाते हो क्योंकि आपको पता है कि वो आपका बॉस है। लेकिन अगर आपको मैं यही सिचुएशन सेम आपके घर में दे दूं, किसी भी मेंबर के साथ, आपके हस्बैंड हो गया, फ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, आप वहां पे गुस्सा पियोगे नहीं, बल्कि चार बातें और बोलोगे। तो इसका मतलब ये है कि हम गुस्सा करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होता है। इसको कितना करना है, क्या बोलना है, किस लेवल तक लेके जाना है, वो सब हमारे कंट्रोल में होता है। तो गुस्सा आना एक नॉर्मल इमोशन है जो हर एक को आता है। जैसे एक हैप्पीनेस हो गई, एंगर हो गया, ग्रीफ हो गया, इमोशनल हो। कभी कभी तो ये भी होता है कि सामने वाले घर में कुछ हो रहा होता है और कोई वहां पे रोने लग जाए तो हमें इमोशनल हमें फील होता है। तो वो एक नॉर्मल एक इंपल्सिव रिएक्शन है, लेकिन वो करना है कि नहीं करना वो हमारे हाथ में होता है। तो हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। इट्स दैट, क्योंकि ये हमारा खुद का चोजन इफेक्ट होता है कि हमें करना है, नहीं करना, अभी चुप रहना है, नहीं रहना, तो ये हम खुद करते हैं। इस बात का बहुत सही बात है ये, और इस बात के ऊपर मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है जो कि मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक गाने के ब्रेक के बाद, क्योंकि आई एम श्योर अब लिसनर्स को गाना सुनने का मन कर रहा होगा। इतनी भारी भरकम बातें हमने की हैं तो उनका दिमाग थोड़ा हल्का करते हैं। तो सुनते हैं मानसी जी की पसंद का ये गाना, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो 1% 24/7 तड़का लगा के। और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा, और आज हम कर रहे हैं मानसी से बातें। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन की ये रास्ते लंबी है सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन की ये रास्ते लंबी है सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है तुझे, हो रहना किसी के, क्या करना है तुझे, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे इन्फोमेनियक नेहा इन नेहा की बातें। लेकिन आज तो हो रही है मानसी की बातें। मानसी जी जाने से पहले हमें बता रही थी कि हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों की डे टू डे लाइफ से जुड़ा है। और आई एम श्योर अगर इस सेशन के बाद जो हम अभी चला रहे हैं उसके बाद अगर एक दो लोग भी शायद थोड़ा बहुत सोचें इस बारे में, तो शायद किसी ना किसी की जिंदगी कहीं ना कहीं बदलेगी और कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं मानसी जी से पूरे सवालों के जवाब लिए बिना उन्हें जाने नहीं दूंगी, और उनसे हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। और मैं आप लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हूं यहाँ पे, मैं आप लोगों की तरफ से सवाल कर रही हूँ। तो जो भी किसी इंसान के दिमाग में कॉमन सवाल आ सकते हैं वो मैं अभी उनसे पूछूंगी। मानसी जी, आपने जाने से पहले ब्रेक पे ये बोला था कि लोग गुस्सा करते हैं, उन्हें आता नहीं है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी जिससे भी मैं मिली हूं या जो भी होगा, आई डोंट थिंक वो गुस्सा करना चाहता है, क्योंकि गुस्सा करने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक सबसे बड़ा जो होता है वो इंसान का ना हेडेक हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, लाइक लिटरल फिजिकल सर में दर्द हो जाता है, बिकॉज आपने इतना स्ट्रेस और टेंशन ले लिया है। सो वुड यू स्टिल स्टिक बाय व्हाट यू सेड कि हम करते हैं? बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो खुद करना चाहता है। आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? यस, मैं अभी भी यही बोलूंगी कि हम गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा आता नहीं है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कल को मैं आपको कोई और चीज करने को कहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि नेहा जी आज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, बाहर घूमने चलते हैं। आपको पता है, ये आपका अंदर का इमोशन कह रहा है कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे ये वेदर सूट नहीं करेगा, लेकिन आप जा रहे हो जानने के बावजूद भी कि आपको ये वेदर सूट नहीं करेगा। सिमिलरली आपको ये भी, जिस इंसान को गुस्सा करने के बाद ये पता है कि उसको स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, हेडेक भी होता है, उस इंसान को तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुझे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और वही हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ी सी चीजें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना अपनी लाइफ में, तो हमें वो जो गुस्सा का लेवल होता है या फिर गुस्सा आना या गुस्सा करना जिसको कहते हैं,
हम उसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे और वो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये एक बारी में सॉल्व हो जाएगा या आप गुस्सा कभी नहीं करोगे, नहीं हो सकता, आप ह्यूमन हो। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से हम बात करेंगे आज, मैं आपको ये समझाऊंगी कि इसका रूट कॉज क्या है। तो हम रूट में जाएंगे और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचते हैं और उसके बाद हम इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि ये गुस्सा हम करते हैं कि ये गुस्सा आता है। श्योर, ये तो बहुत अच्छी बात करी आपने। तो आप कैसे स्टार्टिंग करना चाहते हैं इसके बारे में, आप क्या किस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहेंगे? तो पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप अपनी लाइफ का मुझे कोई भी अभी कल परसों का कोई भी ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए, आपकी लाइफ में कभी आपको कोई गुस्सा आया हो जो आपको अभी हाल ही फिलहाल में याद हो, या कोई भी इंसिडेंट ऐसा जब आप गुस्सा आया हो। मुझे ना गुस्सा बहुत छोटी छोटी चीजों पे आता है, तो मेरे इंसिडेंट्स तो बहुत फनी भी होंगे और बहुत ही मीनिंगलेस होंगे। जैसे कि ऑफ कोर्स मैंने एक बहुत बड़ा ईमेल ड्राफ्ट किया और मैंने उसको सेव नहीं किया और वो सेंड करने से पहले बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि ये क्या नॉनसेंस है, मैं इतने 10-15 मिनट लगा के उसको ड्राफ्ट किया था और वो डिलीट हो गया। तो मेरे तो रीजन ऐसे ही होते हैं। बट आप अब आपने अब यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। आपने कहा कि आपने ईमेल ड्राफ्ट किया, आप सेव नहीं कर पाए लेकिन उससे पहले वो डिलीट हो गया। तो आपने वो गुस्सा खुद के ऊपर निकाला या किसी इंसान के ऊपर निकाला या उससे कोई चीज इफेक्ट हुई, क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, इफेक्ट तो खुद पे ही होता है। ऑफ कोर्स आपको लगता है कि यार मैंने 15 मिनट लगा के आप अपना माइंड जो एक चैनलाइज करके अपनी एनर्जी को आपने कुछ किया है, कुछ फ्रूटफुल किया है और वो एकदम से डिलीट हो जाता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। मैंने किसी पे गुस्सा नहीं निकाला क्योंकि किसी और की गलती नहीं थी, और होती भी तो ऑफिस एनवायरनमेंट में तो हम निकाल भी नहीं सकते हैं। वी जस्ट हैव टू सिट क्वाइटली एंड पैसिफाई आवरसेल्व्स। बट हाँ, ऑफ कोर्स मैंने दोबारा उसको लिखा उतने ही डिलीजेंस से और उतना ही डेडिकेशन से वापस से मैंने लिखा, एंड आई थिंक आई वाज ओके। बट हाँ, ये एक गुस्सा आने का एक रीजन काफी बड़ा था। बाकी डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे रीजंस बहुत सारे लाइक अनकाउंटेबल रीजंस होते हैं, जिसमें आपको एक हल्का सा एक जर्क लगता है, आपको गुस्सा आता है, एंड देन यू बैक टू नॉर्मल। सो यस, ओके। तो पहले तो मैं आपको आपके इसी इंसिडेंट की बात करती हूँ। अब आप जो मुझे कह रहे हो ना, जो आपके ईमेल के साथ हुआ, आप उसको गुस्सा नहीं कह सकते, वो गुस्सा नहीं है। आपको ये समझना होगा, गुस्सा होता है जब दो चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, दो सिचुएशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं। आप कभी भी एक सिचुएशन में रह के गुस्सा नहीं कर सकते, उसको आप इरिटेशन का लेवल बोल सकते हो। आपको उस टाइम इरिटेशन हो रही थी, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, वो समझ आता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है। गुस्से के लिए दो पार्टीज का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग्स ही हो। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री। दैट माइट बी फ्रस्ट्रेशन, यस, दैट आई फ्रस्ट्रेशन कि आपके साथ that ये was हुआ। हाँ, but sometimes you really get angry out of your frustration that why am I having this stupid scenario or situation in my life at the moment. So अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, if you know someone else or some other example which can really do justice to what we are talking, that should be nice, because मेरे examples बहुत basic होते हैं। मेरी ऐसा किसी से लड़ाई नहीं होती। I'm a very happy go lucky person. मैं ऐसे फालतू में जा के लड़ाई नहीं करती हूँ। But मेरे example यही होते हैं। I've just cleaned the house and then I've made some mess. मैंने कुछ गिरा दिया तो I was like, oh my god, now someone is about to come, the guests are almost at the doorstep, और मैंने पूरी सफाई वगैरह करी है, 5-7 मिनट में वो आने वाले हैं और वापस से कुछ गिर गया, कोई सब्जी गिर गई पूरे फ्लोर पे। तो you're already very tired, you are excited or anxious to see them, and then you have to attend somebody who's coming to your place, and then you spill everything और mess up हो जाता है। तो yeah, that could be one of the reasons जिसमें आपको frustration भी होती है, and I would say कि गुस्सा भी आता है कि यार अब ये क्या नया नाटक हो गया, इसको भी साफ करो। मैं बहुत लेमन जो डे टू डे लाइफ में लोगों की होता है ना, मैं वैसे एग्जांपल्स कोट कर रही हूँ। आपने सब्जी रखी बनने के लिए, आपने 15 मिनट बाद आके देखा कि आप गैस ऑन करना भूल गए, आपने फोन चार्जिंग पे लगाया, चार्जर ऑन नहीं था। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स जो होते हैं। हाँ जी, तो ये सारे तो फ्रस्ट्रेशन है। आप इसको गुस्से में क्लासिफाई नहीं कर सकते। वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने आज तक जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ चलती आई है ना, उसमें हम हर इमोशन को गुस्से का नाम दे देते हैं। इसलिए हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या इमोशन है, क्योंकि हमें अंदर से पता ही नहीं है कि वो इमोशन क्या है। अगर मैं गुस्से की बात करती हूँ तो हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं। गुस्सा हमें तब आता है जब या तो
वो सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चली, जैसे आपने कहा मैंने चार्जिंग पे फोन लगाया था लेकिन चार्जर मैं चलाना भूल गई, वो आपने कुछ किया लेकिन क्योंकि उसका रिजल्ट वो नहीं निकला जो आप चाह रहे थे, चाहे वो आपकी ईमेल की बात थी, चाहे वो आपकी सब्जी की बात थी, चाहे वो आपके चार्जर की फोन की बात थी, जब आपका वो रिजल्ट जो आपने अपने आप से एक्सपेक्ट किया या आप जो सिचुएशन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब वो रिजल्ट नहीं निकलता, वहां पे आपको दुख होता है, आपको हर्ट फील होता है, आपको गुस्सा आता है, आप कह रहे हो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये सारी चीजें इसका कारण होता है कि हमें गुस्से की फीलिंग आती है अंदर से, लेकिन उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो मैं आपको इस बात से यही कहना चाह रही हूँ कि हमने अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स बना लिए हैं और हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंगली हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल को चाहती हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको आज मैसेज किया, उसने मुझे 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं किया, और ये बहुत नॉर्मल सिनेरियो है कि मैंने तो उसको मैसेज किया, उसने व्हाट्सएप देख भी लिया, अब तो हम ये भी देखने लग गए हैं कि दो टिक आ गए हैं, उसके अंदर ब्लू कलर आ गया, डबल सीन हो, बिल्कुल वो डबल सीन हो चुका है, उन्होंने रीड भी कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। जरूरी नहीं है कि वो बंदा अवेलेबल हो, उसने देख लिया हो, क्या पता वो ड्राइव कर रहा हो, क्या पता उसने सोचा हो कि अभी तो मेरे को इसका रिप्लाई करने में टाइम लगेगा, या मैं उसको कॉल, इट कुड बी एनी रीजन, बट क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन बना ली, हमने एक बिलीफ सिस्टम सेट कर रखा है कि भाई मैंने अगर उसको मैसेज कर दिया तो उसका रिप्लाई मेरे पास आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारी या तो ईगो हर्ट होगी, या हमें लगेगा कि अच्छा हमारी तो कोई प्रायोरिटी नहीं है, हम तो उनकी लाइफ में, हम इतनी सारी चीजें अपने अंदर एक्यूमुलेट करके बैठ जाते हैं, और इतने सारे, ये सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम का खेल है कि आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए, और जब वो नहीं होती है तो हम उसको रिटेलिएट करते हैं या उसके बहस में चले जाते हैं, उसको बहस करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जैसे सामने वाला अगर हमें कुछ बोल रहा है, बहुत कम लोगों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सके कि हमारी गलती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उसके ऊपर और 4 बातें बोलते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे कुछ बिलीफ हैं जो हमने बना लिए हैं, जिसके वजह से हम गुस्सा करने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज या तो हमें प्रोटेक्ट करना है, या जो हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही हैं और उसको अपने हिसाब से कराना है। तो सबका हमें ये समझने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, और आज के वक्त में तो और भी ज्यादा जरूरत है कि सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स ओनली द सिचुएशन कि वो गलत होती है, इंसान गलत नहीं होता। उस टाइम जो सिचुएशन होती है वो बन ऐसी जाती है कि या तो वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, मेरे फेवर में नहीं है, उसमें ना तो आप गलत है ना सामने वाला गलत है, बस वो सिचुएशन गलत होती है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से और डिटेल में समझाने के लिए। आई होप लोगों को कुछ कुछ समझ में जरूर आया होगा। एंड ऑन दैट नोट वी आर गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ अमेजिंग सॉन्ग। सो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, लगे रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, अब आपके हाथ में और आपके साथ में 24 घंटे और 7 दिन। और आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आंखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से,
और आके रहे आंखों में, और आके रहे आंखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल भी मुश्किल। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे इन्फोमेनियक नेहा, नेहा की बातें। लेकिन आज तो हो रही है नेहा और मानसी की बातें, और मानसी हमें बता रही है बहुत ही ब्रिलियंट बातें और बहुत ही अच्छे एक डिबेट हमारा चल रहा है। लाइक इट्स नॉट लाइक अ डिबेट आल्सो, बट एक अच्छा खासा हेल्दी डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम एक रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं, जो कि उसका जवाब वो सामने से दे रही है, और उसके थ्रू हमें वो समझा रही है उस अप्रोच से कि भाई गुस्सा करना सही नहीं है। और आजकल हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी है कि इवन हमारे जैसे मेरे जैसे लोगों ने भी जो स्ट्रेस होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको गुस्से का नाम दे दिया है। और बहुत सारे और भी लोग होंगे जो कि ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीजें यार, आता है गुस्सा तो आ ही जाता है और फ्रस्ट्रेशन हो ही जाती है, और अभी तो इतना स्ट्रेस चल रहा है। सो मानसी ने अभी जाने से पहले ब्रेक पे भी बोला कि वो कुछ अप्रोचेस फॉलो करने को उन्होंने बताया कि हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। सो मानसी, आप प्लीज हाईलाइट कीजिए इस बारे में, आप क्या कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। हाँ जी, तो जो हम कर सकते हैं ना गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, उस पे हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, कुछ अप्रोचेस के बारे में। लेकिन मैं कुछ बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ पे तोड़ना चाहती हूँ। तो हमारे लाइफ में ना बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ तो चॉइस बेस्ड है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। अब ये तो नहीं है ना कि अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, सामने वाला बंदा नॉन वेजिटेरियन खा रहा है मेरे सामने, मैं उसको गुस्सा करने लग जाऊं कि भाई तू मेरे सामने क्यों खा रहा है। या तो मैं उसको बोल दूं कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पसंद, या फिर उसको खाने दूं। और आजकल मुझे लगता है कि ये बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है कि अगर कोई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आपस में बैठे भी हैं, खा भी रहे हैं, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि मैंने अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैंने कुछ एनालिसिस किया था, मार्केट एनालिसिस किया था। उसमें मैंने लोगों से ये पूछा कि अगर आप वेजिटेरियन हो और आपके सामने बैठ के बंदा नॉन वेज खा रहा है, कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम है। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास ऑलमोस्ट 85% लोगों का रिप्लाई ये आया था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसलिए नहीं खाते हैं। अब इसके पीछे भी बहुत अच्छा रीजन किसी ने मुझे दिया था कि हम इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई पशु या कोई जानवर को मार के मैं वो चीज खाऊं, वो मेरा बिलीफ सिस्टम है। अब वो वहां पे उसका बिलीफ सिस्टम है कि वो किसी जानवर को मार के नहीं खाना चाहती, चाहे इसके अंदर कितना प्रोटीन हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो कहता है कि उससे मुझे प्रोटीन मिलता है इसलिए मैं खाऊंगा। और वो जबकि एक फैमिली थी और उस फैमिली की मदर ने मुझे ये बोला कि मैं नहीं खाती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों के ऊपर ये इम्पोज करूं कि वो भी ना खाएं, वो उनकी चॉइस है। तो अगर लेकिन ये एक तरह की कॉन्वर्सेशन बन जाए या डिबेट बन जाए तो घर में झगड़े होंगे तो आपस में चार बातें बोलेंगे वो। तो जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये चॉइस बेस्ड बिलीफ सिस्टम का एग्जाम्पल है। सिमिलरली कई जगह पे होता है कास्ट बेस्ड बिलीफ सिस्टम। पहले होता था कितने साल पुराने हम सुनते थे ऑनर किलिंग, कि अगर डिफरेंट कास्ट में आपकी शादी हो रही है, लोग आपको मार देते थे, लड़कियों को मार देते थे कि हम डिफरेंट कास्ट में शादी नहीं करने देंगे, एंड दैट लीड्स टू ऑनर किलिंग। यूएस में हो रहा है, यूएस में कितना हुआ है ब्लैक लाइव्स मैटर, उसमें कितना किलिंग हुआ है, ये कितना बड़ा सीन चला था। कुछ बिलीफ सिस्टम है रिलीजन बेस्ड सिस्टम है, कुछ है कलर बेस्ड सिस्टम,
जिसकी वजह से ये यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ। कुछ है स्टेटस बेस्ड ऑल्सो, रिच और पुअर के बेस में हम कितना डिफरेंस कर लेते हैं, और कुछ जेंडर बेस्ड भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली एक लड़की की शादी की उम्र बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं कि इस टाइम तक लड़की को शादी कर लेनी चाहिए। अब चाहे उससे पहले उसकी पढ़ाई खत्म हुई है, नहीं हुई है, वो जॉब करना चाहती है, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं सुनते हैं। अब जहां पे वो सुन नहीं रहे हैं और वो अपनी चला रहे हैं, क्योंकि वो उनका बिलीफ सिस्टम है कि हमारी सोसाइटी यही एक्सेप्ट करती है कि लड़की की शादी 24-25 साल तक हो जानी चाहिए। वो उसका जब वो अपना खुद का बिलीफ सिस्टम अपने बच्चों पे इम्पोज करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो जेंडर बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड, और एक और चीज जो आती है वो है जनरेशन गैप, कि हमारे पेरेंट्स कुछ और मानते हैं क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आजकल की जनरेशन वो नहीं मानती है। तो या तो इस पे बैठ के हम बात कर ले आपस में, या फिर इस पे बैठ के वो बहस होगी, और वो बहस किस में कन्वर्ट होगी, आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट किस में कन्वर्ट होगी, वो आगे सामने गुस्सा करेगा, वो आगे से सामने गुस्सा करेंगे। फिर होते हैं कुछ लोग जो बहुत सारा गुस्सा करते हैं फियर की वजह से, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम्स है, और ये बहुत डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम्स है, जिसके वजह से ये एंगर हमारे अंदर आता है और हम करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए, बल्कि अपनी बात मनवाने के लिए भी। और इसको कॉन्कर करने के लिए मैं आप बताती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप छोड़ते चले जाओ। देखिए भगवत गीता में ना बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे पास अपने सवालों के जवाब खुद होते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतना सक्षम होना चाहिए कि हमारे पास हर क्वेश्चन का आंसर हो, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। और अगर ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, उसमें शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए। एक सामने वाला बंदा, कहते हैं हमारे बड़े समझाते हैं हमें कि जब लड़ाई चल रही होती है, जैसे मुझे तो बहुत समझाया गया है कि जब लड़ाई हो रखी हो ना, तो एक बंदा सामने वाला शांत हो जाए। जब बंदा सामने वाला शांत हो जाता है ना, तो वो जो एंगर का लेवल आता है ना, वो अपने आप नीचे सप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो जहां पे मैं बिलीफ सिस्टम की बात कर रही थी, अगर आप देखिए विडो मैरिज, सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जवार सिस्टम, ये सारे छोड़ दिए गए हैं, राइट। अब मुझे नहीं लगता कहीं हम लोग ये सुनते हैं। हाँ, बहुत पुरानी जगहों पे होते होंगे आज भी, लेकिन ये हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो सिमिलरली मेरा कहने का ये पूरा जो मैंने आपको समझाया, इसका तात्पर्य यही है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ते चले जाएं। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारे हिसाब से होगी, जरूरी नहीं है कि हर चीज पे हमारा कंट्रोल होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, नए दृष्टिकोण को ग्रहण करते चले जाइए। जो हो रहा है उसको पास में छोड़ते चले जाइए, पुराने को बिल्कुल पीछे छोड़ दो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब उस सिचुएशन का हम डिनोमिनेटर समझे, वो कॉन्फ्लिक्ट का हम रीजन समझे कि उसके पीछे रीजन क्या था। आज जैसे परसों की ही बात है, मैं किसी से बात कर रही थी, उसने बोला मुझे मेरी सास और मेरे बीच में लड़ाई हो गई। किस लिए हो गई? क्योंकि, और वो बहुत स्टूपिड सा रीजन था, मतलब ये रीजन सामने आया था कि उनकी बहू की सैलरी उनके बेटे की सैलरी से ज्यादा है। आपने कभी ये सुना है? नहीं, ऐसे रीजन बहुत ही वाहियात होते हैं। हाँ, ये मैंने उस दिन सुना कि उनकी बहू की सैलरी उनके बेटे की सैलरी से ज्यादा है, और उसकी वजह से उनकी सास उन पे गुस्सा करती है, तुम जॉब छोड़ दो, या उसकी ईगो पे फील होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सिचुएशन में ना तो उस लड़की की गलती है, क्योंकि उसकी सैलरी ऐसी है तो है, उसको प्रमोशन मिल गया तो मिल गया, उसकी कैपेबिलिटीज ऐसी है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उसकी सास की गलती है। वो क्यों? क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। वो उनका बिलीफ सिस्टम है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना यही है कि लड़के का ओहदा हमेशा बड़ा होता है, लड़की चाहे कितना भी कुछ कर ले, लड़के का ओहदा बड़ा होता है, और ऐसा बहुत जगह फॉलो किया जाता है। तो ये उनका बिलीफ सिस्टम है। और उस लड़की का बिलीफ सिस्टम ये है कि काम तो मैं भी कर रही हूँ, प्रमोशन तो मुझे भी मिलेगी, इंक्रीमेंट तो हर साल मेरा भी होगा। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती ना अपने बॉस को जाके कि भाई मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी है तो आप मुझे उतना ही दीजिए। तो आप ये देखिए, वो दोनों ही लोग गलत नहीं है, लेकिन एक जने का बिलीफ सिस्टम गलत है, जिसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने लड़ाइयां की, और उसकी वजह से उसकी सास का गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा था। आई थिंक
हाँ, अगर देखा जाए तो दोनों पार्टी सही भी है और कभी कभी दोनों पार्टी सही भी होती है, कभी कभी दोनों गलत भी होती है। इट ऑल रिफ्लेक्ट्स लाइक अ कॉइन, कि कॉइन का कौन सा साइड गिरता है तो दूसरा साइड जो होता है वो हमेशा नहीं दिखता है आपको। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। और आपका एग्जाम्पल से काफी लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा, एंड आई डेफिनेटली होप समझ आ रहा है जिस तरीके से आप समझा रहे हो। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। और इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी वापस आते हैं मानसी से और बातें करने। सो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। आप सुन रहे हैं नेहा और मानसी की बातें। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। याद करोगे मैं जो ना हूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। ऊंची नीची नीची ऊंची नीची ऊंची ऊंची नीची लहरों में तुम देखूं कैसे आओगे नहीं। मैं इन लहरों में जो बहूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा, और हम सुन रहे हैं मानसी और नेहा की बातें। तो आज हम बात करें अपने गुस्से को हमें कैसे कंट्रोल में रखना है, हमें रीजंस क्या है जो हमें गुस्सा आता है। हम फ्रस्ट्रेशन को बहुत इजीली कंफ्यूज कर देते हैं कि हम गुस्सा हो रहे हैं या रादर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हम अपने जो रिजल्ट्स हम खुद के लिए हमने एक्सपेक्ट किए वो डिलीवर नहीं कर पाए और उसके वजह से हमें गुस्सा आया। फैमिली मेंबर्स के बिलीव्स के या फिर सोसाइटल बिलीव्स की वजह से हमें गुस्सा आया, जो कि इतने सालों से चलता आ रहा है। उस चीज के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें नहीं मिला, उसकी वजह से हमें गुस्सा आया। और बहुत सारी और बातें जो मानसी ने हमें बताई जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उनकी वजहों से हमें गुस्सा आया। लेकिन
अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन अब हमें गुस्सा कंट्रोल में कैसे करना चाहिए। सो मानसी, आप कोई तरीका बता सकते हैं प्लीज कि हमें किस तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल। तो पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ दैट सिचुएशन। उसके रूट कॉज में घुसिए, एकदम से रिएक्ट मत करिए। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये आसान है, बहुत मुश्किल है कि एकदम से हम रिएक्ट ना करें, लेकिन अगर अपनी जिंदगी को सुलझाना है ना, तो अपनी ये छोटी छोटी चीजें जो फाइनली आपके रिश्तों को खराब भी करती हैं, उस टाइम पे बड़ा कड़वाहट लेके आती है, उसको आप सुलझाना शुरू करिए। उस मोमेंट पे कभी दिमाग नहीं काम करता, और अगर दिमाग काम नहीं करता है, आप भी सामने से कुछ 4 बातें बोलते हैं, और अगर आप कुछ सामने से 4 बातें बोलेंगे, वो बंदा बोलेगा, तो दोनों ही सूरतों में रिश्ते खराब ही होंगे। आप हर्ट करोगे, उनकी ईगो सामने आएगी। तो इससे अच्छा अपने आप को शांत रखिए, थोड़ा चीजों को समझो। जैसे कि बड़े हमें समझाते आए हैं ना कि एक जना शांत हो जाए, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद एनालाइज करिए, देखिए कि क्या उसका रूट कॉज था और क्या आप बोल रहे थे। और आई एम प्रीटी श्योर ये सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम होगा, इसके अलावा इसका कोई और रीजन हो ही नहीं सकता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमेशा हर सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई तरीके का बिलीफ सिस्टम ही होता है। तो इसलिए मैं सब हमेशा यही कहती आई हूँ, सबको मैं यही समझाती हूँ कि जिस दिन आप अपनी लाइफ का स्टूडेंट बन जाओगे ना, जिस दिन आप समझना शुरू कर दोगे कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, ये लाइफ है, एंड यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ स्टूडेंट ऑफ योर लाइफ, यू विल स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन एक्चुअली अ प्रॉपर मैनर। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते चले जाइए, गुत्थी सुलझाने की कोशिश करिए, दूसरों की तरह से भी सोचिए, अपना ही सिर्फ मत डालो दूसरों पे। आप जब लेंस ऑफ पर्सपेक्टिव को आप देखना शुरू करोगे ना दूसरों की तरह से ही, तो आपको दिखेगा कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा ही गलत है। आपका लेंस ऑफ पर्सपेक्टिव जो होता है लाइफ को देखने का, वो हर एंगल का खुला होना चाहिए। आप उसके लिए अपनी राय हमेशा आगे नहीं रख सकते। ये तो एक जनरल बात थी। अब पहली चीज ये है कि हम कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं गुस्से को खत्म करने के लिए। पहली चीज तो जैसे मैंने आपको बताई, मानसी, बिफोर यू लैंड ऑन द काइंड कि हम क्या क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है डे टू डे लाइफ से, जो कि लोग आजकल बहुत, आई थिंक बहुत सारे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या जो बच्चे सुन रहे हैं या जो यंगस्टर्स है वो बहुत रिलेट करेंगे। आजकल की जनरेशन और हमारी जनरेशन, हमारे से बाद वाली जो जनरेशन है वो और मॉडर्न है, हम लोग थोड़े मॉडर्न थे, अब एक्स्ट्रा मॉडर्न लोग आ गए। हमारे पेरेंट्स थोड़े से, हमारे ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स से मॉडर्न थे। तो हर एक जो जनरेशन आती है वो पहले से ज्यादा ही मॉडर्न होती है, एक तरीके से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होती है। और जो हर जनरेशन के पेरेंट्स होते हैं उन्हें हर बार अपने बच्चों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि भैया ये क्यों कर रहे हो, ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, ऐसे रात में बाहर क्यों जा रहे हो, या काम क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ काम करो, कुछ अपना करियर बनाओ, या फिर डॉक्टर इंजीनियर टीचर क्यों नहीं बन रहे हो, आपको सिर्फ सिंगिंग क्यों करनी है, आपको पेंटिंग क्यों करनी है, आपको फैशन इंडस्ट्री में क्यों जाना है, एक्टिंग करियर क्यों लेना है। तो उस केस में बच्चे भी सही होते हैं कि भाई मुझे इंटरेस्ट ही इसी में है, मैं जबरदस्ती इंजीनियर बन जाऊंगा, लेकिन मैं उसमें करियर नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं समझ आती है। और पेरेंट्स भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो जो बिलीफ है वो देखा है कि भैया इसी में पैसा है। और अगर आप एक्टिंग करियर में जा रहे हो, वहां पे लाइफ स्टेबल नहीं है, आपके जैसे 36,000 लोग और बैठे हुए हैं, आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो शाहरुख खान वाला ब्रेक मिलेगा और आप उस लेवल पे पहुंचोगे। सो दोनों ही लोग सही होते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? उस केस में हमें क्या करना चाहिए जब हम दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई मीन हम नॉट हम कि जो बच्चे और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मुझे समझो, मैं समझाने की कोशिश कुछ कर रहा हूँ। पेरेंट्स आर सेइंग भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और बच्चे कह रहे हैं भाई हमने भी आज की दुनिया देखी है और हम ऐसा ही करना चाहते हैं और हमारी जिंदगी हमें ऐसा ही करना है। तो आप क्या बोलना चाहोगे उस बारे में? उस सिचुएशन को कैसे सुलझाया जाए एमिकेबली? हाँ जी, तो आप अब ये सिचुएशन की बात ही हम ले लेते हैं। आज आपने अपने बच्चे को रोका, कल को आपका बच्चा आपसे झूठ बोल के वही काम करेगा। हो सकता है आप चाहते हो कि आपका बच्चा इस इंडस्ट्री में जाए या इस लाइन में जाए। कितने आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, कितने बच्चे हैं जो हर रोज कॉलेज ही जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके फादर मदर उनको अलाउ नहीं करते हैं, वो झूठ बोल के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कुछ गलत काम करने जाते हैं या कहीं,
चाहे वो, मैं यही कह रही हूँ कि उनके फादर, कुछ लोग तो ये भी है कि जो मूवीज भी देखना अलाउ नहीं करते हैं या फ्रेंड्स के साथ घूमना अलाउ नहीं करते, तो आपका बच्चा पहली बात आपसे झूठ बोलना शुरू करेगा। दूसरा, अगर आपने अपने बच्चे का पर्सपेक्टिव समझने की नहीं कोशिश करी और वहां पे आपने उसको रोका जो वो करना चाहता है, एक रिग्रेट आएगा लाइफ में और वो जिंदगी भर आपको यही बोलेगा, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे इस चीज को ट्राई करने दो, वो मेरा इंटरेस्ट एरिया था। मैंने ये बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं ऑफ लेटली लाइफ में, जहां पे माँ बाप ने बच्चों को फोर्स किया कि तुम इस इंडस्ट्री में जाओ, क्योंकि हमने देखा है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स, कितनी इंडिया में लोग, बच्चे, कितने इंडिया में पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में घुस जाओ, लेकिन बच्चे नहीं घुसना चाहते, हर बच्चे नहीं घुसना चाहते हैं उसमें, और वो जिंदगी भर अपने माँ बाप को यही बोलते रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं वो नहीं कर पाया, मेरा वो टाइम निकल गया, मेरे को ये रिग्रेट है, मैं उस टाइम वो अचीव कर लेता। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ, मैं एक बैकग्राउंड से आती हूँ जिसमें आई विल से कि आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जिसमें मेरे फादर और मदर को उतनी एजुकेशन, लाइक MBA टाइप्स एजुकेशन कभी नहीं मिली है। और मेरे फादर, जब मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी अपनी लाइफ में, दैट वाज बैक इन 2012, मैंने उनको अपना समझाने की कोशिश की, बहुत आर्ग्यूमेंट्स निकले, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आए थे सबकी तरफ से, बट व्हेन आई एक्चुअली स्पोक टू देम वन ऑन वन, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर लूं। हमने कोई बहस नहीं की, हमने कुछ इश्यूज नहीं किए। तो ये आपका दृष्टिकोण है, ये आपका स्पेस है। अगर आप अपने बच्चे को स्पेस नहीं दोगे तो कल को वो झूठ बोल के वो काम करेगा, क्योंकि अब के बच्चों को वो करना ही है, आप उसको कितना भी रोक लीजिए। और फिर वहां पे आपकी अप्रोचेबल जो होता है ना, कि एक इंसान अप्रोचेबल होता है, कल को वो आपके, शायद वो कल आपके पास आके पूछेगा भी नहीं, वो कहेगा कि मम्मी पापा ने तो यही कहना है क्योंकि उनके हिसाब से तो यही सही है। I think you are right and I'm hoping कि जो पेरेंट्स और जो बच्चे हैं जिनके दिमाग में डिलेमा होगा कि क्या करना चाहिए, बट आपने एक्चुअली सिर्फ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, टू बी ऑनेस्ट, कि भाई उनको करने दिया जाए। कभी कभी पेरेंट्स भी सही होते हैं। आपको पता है कि भाई आप एक ऐसी इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो, वहां पे कास्टिंग काउच बहुत होता है, तो पेरेंट्स भी बहुत बार सही होते हैं, और इस बारे में हम चर्चा करेंगे ऑफ कोर्स। मानसी जी और मैं आपसे विदा लेंगे, लेकिन अगली बार मिलने का वादा करके। तो मानसी जी को मैं फिर से पकड़ के लेके आऊंगी, मानसी जी को मैं बहुत डिस्टर्ब करती हूँ और बार बार आप लोगों के लिए उनको लेके आती हूँ, जिससे मैं आप लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकूं और कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए भी सीख सकूं। सो थैंक यू मानसी, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे एंड हम फिर मिलेंगे। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 24/7 तड़का लगा के, अब आपके हाथ में और आपके साथ में 24 घंटे और 7 दिन। आप सुन रहे थे नेहा और मानसी की बातें। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना।
समझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। बालकड़ी का सौ, बालकड़ी का सौ, बालकड़ी का सौ, बालकड़ी का सौ। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। ओए, अब तो अपना नाम बता दे। हाँ, एक मिनट, ले लीजिए। 70 mm। सोशल मीडिया पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, बवाल। कभी नेपोटिज्म की तीखी बहस तो कभी लेट सुशांत सिंह राजपूत की बातें। और ये हफ्ता, जी हाँ ये वीक भी कुछ ऐसा ही रहा। क्यों? आफ्टर ऑल 24 जुलाई का था सबको इंतजार। आज मैं ज्योतिका आपका स्वागत करती हूँ। आज शो में होंगी ढेर सारी बातें और सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा की भी करेंगे बातें। जन्म कब लेना है, मरना कब है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये है सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उनका डायलॉग। इनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस डिसीजन से उनके कई फैंस खुश नहीं थे। उनकी मांग थी कि इस फिल्म को थिएटर में ही रिलीज किया जाए। इसी के साथ रिलीज दिल बेचारा इन थिएटर्स हैशटैग काफी टाइम तक ट्रेंडिंग रहा। आज चलते हैं फिल्म क्रिटिक अर्नब बैनर्जी की ओर। अर्नब, दिल बेचारा, इसका इंतजार सुशांत के तमाम फैंस को था। बिफोर आई आस्क यू एनीथिंग एल्स, मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्या कहेंगे दिल बेचारा के बारे में? आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म रिलीज हुई है दिल बेचारा। दिल बेचारा का इंतजार न सिर्फ तमाम हिंदुस्तान के सिने दर्शक बल्कि बहुत सारे ऐसे फैंस जो हिंदुस्तान में भी नहीं रहते, यानी आसपास के देशों में, बल्कि यूएस में भी ऐसे फैंस हैं जो इस डैशिंग हैंडसम टैलेंटेड एक्टर की बहुत ज्यादा फिल्में देखते थे। बहुत कम फिल्में की उन्होंने, लेकिन उनके बहुत जबरदस्त फैंस थे। वो अचानक हमें छोड़ के चले गए, इससे उनके फैंस तो बहुत दुखी है ही, साथ में कुछ ऐसे लोग भी दुखी हैं जो उनको कभी जानते भी नहीं थे, उनके साथ कभी काम भी नहीं किया था। लेकिन एक 34 ईयर ओल्ड, यानी एक बिल्कुल ही यंग एक एक्टर, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम एक्टर का अचानक चले जाना सबके लिए एक बहुत ही दुखदायी बात है। साथ में बहुत सारे इंडस्ट्री यानी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती एक कंट्रोवर्सी घेर कर बैठे हुए हैं। यानी एक महीना सुशांत सिंह के मौत के बाद भी ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज बनी हुई है। लोग ट्विटर पर, लोग फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर जबरदस्ती के आरोप लगा रहे हैं, चीचा लेदड़ कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। एक इंडस्ट्री जिसको यूनाइटेड होना चाहिए, खास तौर से इस समय जब एक यंग एक्टर अचानक छोड़ के चला जाता है, कोई भी वजह रही हो उसकी, मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े एक्टर्स या कोई भी छोटे एक्टर्स भी जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, या अगर कोई कंट्रोवर्सी वो जानते भी हैं, तो मुझे लगता है उसको बहुत डिग्निफाइड वे में उसको छेड़ना चाहिए। दिल बेचारा द फॉल्ट इन आवर स्टार्स यानी जॉन ग्रीन का एक नॉवेल आया था 2012 में जो बेहद सक्सेसफुल था, और उसकी बहुत सारी कॉपीज ना सिर्फ अमेरिका में, यूके में, बल्कि इंडिया में भी बहुत लोगों ने खरीद के पढ़ी। तो लोगों को बहुत इंतजार है इस रोमांटिक फिल्म को देखने का। ये फिल्म एक अनोखी कहानी है, एक रोमांटिक फिल्म तो है ही, साथ में लोगों को, जैसे मैंने कहा कि सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म है, इसलिए भी इसका इंतजार है। हमें लगता है कि सुशांत सिंह का जो चार्म है इस फिल्म में भी काम करेगा। साथ में उनकी साथ एक नई लड़की है संजना सांघी, और छोटे से किरदार में सैफ अली खान।
तो मुझे लगता है ये बहुत एक अनोखी फिल्म होगी और लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। साथ ही में मैं ये कहूँगा कि लोग ज़बरदस्ती एक कंट्रोवर्सी को ना छेड़ें या ज़बरदस्ती ना कंट्रोवर्सी पैदा करें। कोई हमें छोड़ के चला जाता है, इसका हमें मलाल रहेगा और हमेशा रहना भी चाहिए, लेकिन उसकी मौत को लेके किसी को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए और ना ही उसका फ़ायदा उठाना चाहिए चीप पब्लिसिटी के लिए। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने जो बेहतरीन काम किया है और इस फिल्म में भी जो बेहतरीन काम किया है वो हमेशा जिंदा रहेगा। दिल बेचारा का निर्देशन मुकेश छाबड़ा ने किया है। फिल्म में सुशांत के साथ संजना सांघी ने अपना डेब्यू किया है इस फिल्म से। अब उनका ये डेब्यू अपने आप में अनोखा है, क्योंकि उनकी पहली फिल्म रिलीज तो हुई है, लेकिन उस स्टार के बिना जिनके साथ फिल्म में उनकी केमिस्ट्री को दिखाया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म को वो प्यार मिलता दिख रहा है जो बड़ी बड़ी फिल्मों को मिलता नहीं दिखता। फ्रेंड ज़ोन का मारा, दिल बेचारा, फ्रेंड ज़ोन का मारा, फ्रेंड ज़ोन का मारा। कोई तो बता दे क्या करूं, कोई बता दे क्या करूं। Friend zone का मारा, ऐ में जोड़ा ओ भी मैंने तो love 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 ही किया। जोड़ा आई के मेरे को लाइक 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 ही किया। दिल बेचारा, फ्रेंड ज़ोन का मारा। Oh baby याद है मुझे तेरे बर्थडे तू हर साल मेरा बर्थडे भूल 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 जाए रोज। तेरे कॉल की मेरा देखो तू SMS भी ना करे, तू मुझे मिस भी ना करे, क्यों मुझे मिस भी ना करे, क्यों। Friend zone का मारा।